नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 56 है, ठीक है। और आज हमको ये समझना है कंपैशन क्या है। आज का टॉपिक यही है, ठीक है। पहला पहला ये देखें स्क्रीन पे कि कंपैशन क्या है। तो कंपैशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। कंपैशन का मतलब ये होता है कि दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करना और उस दुख को दूर करने के लिए कुछ करना, ठीक है। ये केवल दया या सहानुभूति, दया मतलब पीटी, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पीटी और सहानुभूति यानी इम्पैथी नहीं है। ये केवल दया और सहानुभूति नहीं है, बल्कि उसमें एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव एक्शन से जुड़ी हुई है। वो कंपैशन होता है, ठीक है। मतलब क्या, दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करना और उस दुख को दूर करने के लिए काम करना, ये कंपैशन होता है। करुणा की प्रोसेस क्या है? कंपैशन का मतलब हिंदी में करुणा होता है। कैसे काम करती है? होता क्या है, किसी व्यक्ति को दुख में हम देखते हैं, फिर अंदर से जुड़ाव महसूस करते हैं हम, यानी इम्पैथी। फिर उस दुख को दूर करने के लिए हम कदम उठाते हैं, एक्शन करते हैं। ये प्रोसेस होता है। पहले किसी को दुख में देखेंगे, फिर हम जुड़ाव महसूस होगा उस दर्द से, फिर हम उसके लिए काम करेंगे। जैसे एक मूवी थी पीके फिल्म, आमिर खान की। वो क्या करता है, पीके जब धरती पे आता है तो वो दूसरे के दर्द को महसूस करता है, हाथ पकड़ के वो महसूस करता है। तो वो अपना जो मिशन है उसको छोड़कर इंसानों के विश्वास और समझना के लिए लड़ाई करता है। उसका एक्शन जो है फॉर अदर्स पेन यानी कंपैशन, दूसरों के लिए लड़ाई करता है कंपैशन के लिए। पूरी फिल्म में वो दिखाया है। और 2021 में द हिंदू में खबर छपी थी केरला डॉक्टर्स के बारे में कि कोविड-19 के दौरान कई डॉक्टरों ने पीपीई सूट में 12 घंटे खड़े रहकर लावारिस मरीजों की देखभाल की थी। और उन्होंने कहा था, डॉक्टर्स ने, कि ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये इंसानियत का फ़र्ज़ है। ऐसे शब्द जब क्राइसिस का टाइम आता है तो ऐसे ऐसे आपको शब्द सुनाई देने को मिलते हैं, कोटेशन सुनाई देने को मिलते हैं। कोटेशन जैसा लग रहा है ना, ये ड्यूटी नहीं है, ये इंसानियत का फ़र्ज़ है, उन्होंने बोला डॉक्टर्स ने। तो ये कंपैशनेट पब्लिक सर्विस है। और वैसे ही इंडियन एक्सप्रेस में 2020 में खबर छपती है छत्तीसगढ़ आईएएस ऑफिसर के बारे में कि एक आदिवासी गांव में एक महिला के इलाज के लिए आईएएस अधिकारी ने अपनी गाड़ी भेजी थी और पर्सनली ब्लड डोनेट भी किया था, अपना खून दान किया था उन्होंने। तो ये करुणा में कार्य का उदाहरण था, ठीक है। अब ग्लोबल एग्जांपल लेंगे, जैसे न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डन। इनका नाम मैं बार बार क्यों लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मदद की है अपने देशवासियों के लिए। काफ़ी पावरफुल लीडर बोलते हैं ना, कि पावरफुल लीडर कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं लोगों की मदद करके। टीवी पे प्रचार कर करके पावर लीडर नहीं बना जाता। हुआ क्या था कि जेसिना अर्डन ने, मतलब क्रिस्ट चर्च में आतंकवादी हमले के बाद हमला हुआ था। वहाँ पे एक चर्च है, क्रिस्ट चर्च, तो वहाँ पे आतंकवादी हमले हुए थे। तो पीएम प्रधानमंत्री थी वहाँ की, तो पीएम ने खुद पीड़ितों के परिवारों को गले मिलकर सांत्वना दी। तुरंत बंदूक का कानून बदला। वहाँ पे गन का एक लॉ है, गन लॉ, तो वहाँ का कानून बदला। तो ये क्या था, कंपैशन था और पॉलिसी एक्शन था उनका, ठीक है। तो कंपैशन में धार्मिक विचार, जो बुद्ध, महावीर, कृष्णा है, उनके भी बहुत सारे विचार हैं। जैसे भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उनका कहना ये था कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के लिए असीम प्रेम रखती है, वैसे ही करुणा हमें हर जीवन के लिए रखनी चाहिए। मतलब हर जीव के लिए रखनी चाहिए, सभी के लिए कंपैशन रखना चाहिए। तो उन्होंने करुणा को 4 बौद्ध ब्रह्म विहार यानी उच्च मानसिक अवस्था में गिना था, ठीक है। महावीर स्वामी जो जैनिज्म के हिस्सा है, तो महावीर स्वामी क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। तो करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने सर्वजीव करुणा पर बल दिया था, ठीक है। सभी जीवों पे करुणा करिए, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों तक की रक्षा को महत्वपूर्ण बना गया है। इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये बोलते हैं, मतलब कंपैशन को प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी। भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सम दुख सुख स्वस्थ संतोष सततम यतीय, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कृष्ण कंपैशन को केवल भावनात्मक नहीं, धार्मिक जिम्मेदारी और राजधर्म मानते हैं। जैसे अर्जुन को युद्ध में करुणा
सही जगह दिखाने को कहते हैं ना कि करुणा दिखाओ लेकिन सही जगह दिखाओ। तो यही बोलते हैं सम दुख सुख स्वस्थ संतोष सतम सततम यतीय, ये उनका कहना था। और दलाई लामा भी बोलते हैं इस पे। देखिए दलाई लामा क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इफ़ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप करुणा का अभ्यास करिए, करुणा को प्रमोट करिए या करुणामय रहिए। और बोलते हैं इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन, यानी आप खुद भी खुश रहना चाहते हैं तो करुणा को प्रमोट करिए, करुणामय रहिए। तो करुणा दूसरों को नहीं स्वयं को भी शांत करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते हैं मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू इंजॉय द सक्सेस बट कंपैशन इज द नीडेड टू लिफ्ट अदर्स फ्रॉम द डिफिकल्टी। मतलब अगर आप अपनी सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप करुणामय हैं तो जो लोग मुसीबत में हैं उनको उनसे बाहर निकाल सकते हैं। तो करुणा जो है मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकाल सकती है अगर आप में है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, ठीक है। तो करुणा का जो है उपयोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, हेल्थ सेक्टर सब में होता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में होगा तो गरीब, वृद्ध, दिव्यांगों की नीतियों में सहानुभूति और मदद करना। पुलिस और आर्मी में मानवाधिकार और मानवीय रवैये को ठीक रखना। हेल्थ सेक्टर में मरीजों को जो है मशीन की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह देखना चाहिए। तो पूरी तरीके से निष्कर्ष रूप में हम अगर बोलेंगे तो करुणा केवल भावना नहीं है, कर्म है। करुणा वो सेतु है जो दूसरों के दुख और हमारी जिम्मेदारी के बीच का पुल बनाती है, ठीक है। ये कंक्लूजन है। और हम कंपैशन और पीटी यानी करुणा और दया के बीच अंतर समझेंगे। इसका परिभाषा तो आप जानते ही हैं। कंपैशन का है कि दूसरों के दुख को महसूस करना, उसे कम करने के लिए कुछ करना। यह केवल भावुक होना नहीं है बल्कि एम्पैथी प्लस एक्शन का मेल है, ठीक है। और पीटी क्या है, दया या तरस खाना, कि किसी को दुखी या दुर्बल देखकर ऊपर से तरस खाना पर मदद करने की कोई खास कोशिश न करना। यह है पीटी यानी दया। यह ज़्यादातर सहानुभूति के ऊपरी स्तर पर रुक जाता है बिना जुड़ाव के। दया की बात हो रही है। तो कंपैशन और पीटी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पहले स्तर पर देखेंगे यानी भावना के स्तर पर देखेंगे तो कंपैशन में क्या होता है, गहरा जुड़ाव और समानता महसूस होती है। दूसरा क्या होता है, पीटी यानी बेचारा मतलब ऊपरी जैसा भाव रहता है। और एक्शन के स्तर पे क्या होता है, कंपैशन में मदद करने का प्रयास होता है। और पीटी में क्या होता है, कोई प्रयास नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई ठोस प्रयास करते नहीं। और अप्रोच के स्तर पे देखेंगे कंपैशन में तो समानता आधारित होता है। और पीटी श्रेष्ठता या दूरी बनी रहती है, सुपीरियरिटी रहती है इसमें कि हम सुप्रीम है बाकी नीचे वाला तो बेचारा है। साइकोलॉजी के स्तर पे देखेंगे तो इम्पैथी के बाद आता है ये कंपैशन। इम्पैथी होगा फिर कंपैशन आएगा। और पीटी जजमेंट के भाव से भी आ सकता है, मतलब जज करने लगना। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, कंपैशन और पीटी में सिमिलैरिटीज़ क्या है, ये दोनों में ये समानताएं हैं कि दोनों दूसरों के दुख से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, दोनों में दुख की पहचान होती है और दोनों नैतिकता और सामाजिक भावों से जुड़ी हुई, ये सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। जैसे एक मूवी का एग्जांपल लेंगे, तारे ज़मीन पर लिए समझाया था ये पिछली क्लास में। जब सभी इंसान को पीटी की नज़र से देखते हैं, बच्चा बेवकूफ़ है, पर राम शंकर निकुंभ यानी आमिर खान, उसका नाम रहता है फिल्म में राम शंकर निकुंभ, आमिर खान कंपैशन दिखाते हैं, उसे समझाते हैं और मदद करते हैं। तो यही कंपैशन है ना, जो पीटी से आगे बढ़कर काम करता है, यानी दया। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपती है आईएएस अवनीश शर्मा के बारे में कि उन्होंने एक बच्ची को साइकिल दी जो 8 किलोमीटर पैदल चलती थी, पैदल चल के स्कूल जाती थी वो, तो उसको साइकिल गिफ्ट किया। यह पीटी नहीं है, ठीक है, ये कंपैशनेट गवर्नेंस का उदाहरण है, जो दुख को देखकर कुछ किया गया, ठीक है। मतलब वो बच्ची पैदल जा रही है 8 किलोमीटर और एक आईएएस अफसर को पता चलता है, उसने देखा तो उसने एक साइकिल गिफ्ट की, बेटा साइकिल से चल। तो ये कंपैशनेट गवर्नेंस का उदाहरण है। द हिंदू में खबर छपती है, डॉक्टर्स को कोविड-19 के दौरान जब थे तो
मतलब उस समय ये खबर छपी कि जब कोई परिवार अपने मरे हुए सदस्य को लेने नहीं आया तो एक डॉक्टर ने अंतिम संस्कार करवाया था। तो ये सिर्फ तरस नहीं है, कंपैशन से प्रेरित था। वही न्यूजीलैंड के पीएम फिर जैसिंडा अर्डन, क्रिश्चियंस के हमले के बाद उन्होंने सभी परिवारों के से मिलकर भावनात्मक जुड़ाव के साथ कानून बदला। तो ये कंपैशन था, सिर्फ पीटी नहीं था। ठीक है, तो कुछ महानुभावों ने इस पर कुछ कहा भी है, जैसे दलाई लामा ने बोला है कि पीटी कैन डिस्टेंस अस, कंपैशन ब्रिंग्स अस क्लोजर। दया हमें दूरी ला सकती है, गैप बनाए रखता है, लेकिन जो करुणा है वो हमें आपस में जोड़ता है। मदर टेरेसा ने भी बोला कि इफ़ यू जज पीपल यू हैव नो लिमिट टू लव देम। पीटी ऑफ्टन इन्वॉल्व्स जजमेंट, कंपैशन इन्वॉल्व्स लव। समझ में आ ही रहा होगा। तो एक साइकोलॉजिकल व्यू भी है इसमें कि जो पीटी है यानी दया में सेल्फ अदर सेपरेशन रहता है, मैं अलग हूँ वो दुखी है ऐसा भाव। लेकिन कंपैशन में कनेक्शन का भाव आता है, यानी हम दोनों इंसान हैं, उसका दुख मेरा भी हो सकता है ऐसा भाव। यानी कंपैशन एम्पैथी की एडवांस फॉर्म है, पीटी उसकी बिगनिंग है, या कह सकते हैं सुपरफिशियल फॉर्म मानी जा सकती है। तो कंपैशन एम्पैथी की एडवांस फॉर्म है। स्पिरिचुअल एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मीराबाई हो गई, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए। तो मीराबाई ने अपने पति और समाज के कष्टों को महसूस किया, पर केवल आलोचना नहीं की, भक्ति के जरिए समाज को राह भी दिखाई। बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं कहा कि दुख है, उन्होंने करुणा का रास्ता भी बताया। मैं जहाँ मतलब कहते हैं ना कि बुद्ध जी पे आरोप लगता है कि वो बहुत ही नेगेटिव थे, दुख की बात करते थे, लेकिन उन्होंने दुख से बोला था कि दुख है, दुख का निवारण है, निवारण भी तो बता रहे थे वो। तो उन्होंने करुणा का रास्ता भी बताया। मैं जानता हूँ और मैं मार्ग भी बताता हूँ कि वो दुख जानते हैं क्या है और दुख से निवारण क्या है वो भी बता रहे हैं। तो नेगेटिव नहीं है ये, पॉजिटिव होना है, ये कंपैशन है। अब कंपैशन और पीटी यानी दया कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार पीटी से ही कंपैशन उत्पन्न हो सकता है, जब हम किसी को देख कर बेचारा सोचते हैं और फिर कुछ कर बैठते हैं। तो ये कहना कि हो सकता है ना कि कभी कभी दया आई तो दया पीटी की वजह से हमें दया एक्शन हमने किया है, तो दया आई फिर दया की वजह से हमने किया। तो कह रहे हैं कि कई बार पीटी से ही कंपैशन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर हम वहीं रुक जाएं, अगर हमें दया आया अगर हम रुक जाएं तो ये सब पीटी रह जाता है। मतलब दया आई, हमने एक्शन कर दिया तो कंपैशन में चेंज हो गया। लेकिन अगर दया आई, कोई एक्शन नहीं किया, मदद नहीं की, तो दया ही रह जाएगी, केवल करुणा नहीं होगी। ठीक है, तो पीटी एक भाव है, कंपैशन एक निर्णय है, दुख को देखकर उठाया गया कदम है। ठीक है, अगर प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य या समाज सुधार में सच्चे परिवर्तन लाने होंगे तो हमें तो सिर्फ पीटी से नहीं होगा, वो कंपैशन से ही संभव हो पाएगा, यानी करुणा से। अब हमें ये समझना है कि कंपैशन फटीग क्या है, यानी करुणा थकान क्या है, करुणा का थकान क्या है, ये समझना है। तो कंपैशन फटीग है क्या, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, कंपैशन फटीग का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के दर्द, दुख और परेशानियों को बहुत अधिक महसूस करता है, ठीक है, बार बार मदद करता है और अंत में खुद थक जाता है, कमज़ोर महसूस करता है, तो इसे कहते हैं करुणा से थकावट या दया से हुई मानसिक थकान। ये होता है कंपैशन फटीग। इसको और आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर जो है सामाजिक कार्यकर्ता या पुलिस वाला लगातार लोगों की परेशानियां सुनता है और उनकी मदद करता रहता है। ये कल्पना करिए। तो धीरे धीरे वो इतना थक जाता है कि उसे अपने काम में खुशी नहीं रहती है, मन उदास हो जाता है और वो थोड़ा दुख महसूस करने की शक्ति भी खो देता है, मतलब किसी का दुख महसूस करना भी खो देता है वो। तो यही कंपैशन फटीग है। ठीक है, इतनी मदद की, इतनी करुणा की कि करुणा ही थक गई कि बस हो गया यार, बहुत थक, मामला खत्म, अब जो आ रहा है जैसे आ रहा है लाओ हटाओ, ऐसा मामला हो जाता है। आप पुलिस सर्विस में रहिए, आप जर्नलिस्ट रहिए, आप लॉयर रहिए, आप डॉक्टर रहिए, आप देखेंगे कि जनरली आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक आपकी करुणा बनी रहेगी। जब आप देखेंगे कि मतलब टू मच हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, कि बहुत बहुत करुणा, बहुत ऐसी समस्याएं देख रहे हैं, एक ही तरीके की समस्या इतनी देख ली कि आपको दया करने का मन ही नहीं कर रहा।
ऐसी हालत हो जाती है। डॉक्टर जो है पेशेंट्स को देखते 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 थक जाते हैं। हर तरीके के केस देखना, उसी तरह जर्नलिस्ट भी हर तरीके की रिपोर्ट, अगर जर्नलिस्ट का काम आप देखेंगे तो डेली अगर वो देख रहा है सारी चीज़ें, मर्डर हत्या, इसने इसको मार दी, तो वो भी तो इंसान ही है। देखते देखते दिमाग पक जाता है एक तरीके से, थकान होती है। वैसे ही लॉयर्स को ले लीजिए, बहुत सारे केस देखते देखते, अगर क्रिमिनल लॉयर है तो क्रिमिनल लॉयर हो गया, जो और भी तरीके के लॉयर होते हैं जो प्रॉपर्टी से कॉर्पोरेट लॉ देखते हैं, जो एक ही तरीके के बहुत सारे केस देखते 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 उनका भी माथा फट जाता है, जजेस का माथा दिमाग खराब हो जाता है उनका। तो वो कंपैशन फटीग है, वो भी करुणा करना चाहते हैं लेकिन करुणा थक गई है उनकी अब। ऐसी हालत होती है। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे सबकी ये हालत है। तो इसको कंपैशन फटीग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए द हिंदू में खबर छपती है कि कोविड-19 के दौरान जो है डॉक्टर और नर्सों की रिपोर्ट आई थी कि वे लगातार मरीजों की देखभाल में इतने व्यस्त और तनावग्रस्त हो गए थे कि उनकी जो है करुणा से थकावट हो गई थी, वे मानसिक रूप से टूट रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती कि कई केस आए जब सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक थकान की वजह से अपने काम से दूर हो गए थे। ये हालत हुई थी। मूवी का एग्जांपल देखिए, एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत शानदार मूवी है, विल स्मिथ की मूवी। अगर देखना, और जो जो फिल्म का नाम बताते हैं आपको देखना है, सीधा सा बात ये है कि देख लिया करिए। तो विल स्मिथ का किरदार है इसमें, क्या दिखाता है इसमें कि कठिन परिस्थितियों के बीच अपने बेटे की मदद करता है। विल स्मिथ पिता रहता है इसमें, लेकिन बहुत बार जो है भावनात्मक थकावट महसूस करता है। यह दिखाता है कि लगातार संघर्ष और दूसरों की परेशानियों को संभालते संभालते इंसान थक सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप बच्चे हैं, आपके पिता हैं, आपकी लगातार डिमांड को पूरी कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं सब चीज़ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनकी सीमा में नहीं है, फिर भी वो कहीं से ला के कुछ दे रहे हैं, जो थक जाते हैं आदमी। तो आदमी, आपका पिता थक जाता है, ठीक है, उसका कंपैशन भी थकने लगता है, टूटने लगता है वो। तो इसको बोलते हैं कंपैशन फटीग, कि मतलब लगातार संघर्ष कर रहा है, दूसरों की परेशानियों को संभालते 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 आदमी थक गया है, उसको कंपैशन फटीग बोलते हैं। वैसे ही विल स्मिथ की जो ये मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इसमें दिखाया गया है। तो आप ज़रूर देखेंगे तो समझ में आएगा, कंपैशन फटीग को फील कर पाएंगे। अगर उस नज़रिए से, अगर ये सारी चीज़ें सुन के, ये कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे तो पक्का देखेंगे जब फिल्म तो समझ में आएगा कंपैशन फटीग क्या होता है। पिछली क्लास में एक मूवी का सीन दिखाया था ना, जय भीम का, आप देखेंगे तो उसमें मैंने दिखाया था कि इमोशनल कंटेजियन क्या होता है। तो दलाई लामा का कहना क्या है इस पे, कंपैशन फटीग पे, कि कंपैशन विदाउट विजडम कैन लीड टू बर्नआउट। मतलब बिना खुद का ध्यान रखे दूसरों के लिए कल्याण, करुणा दिखाना मुश्किल हो जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट है ब्रेनी ब्राउन, उनका कहना है कि यू कान प्योर फ्रॉम अ इम्पेटी कप। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद थक जाते हैं तब दूसरों की मदद करना मुश्किल हो जाता है। तो कंपैशन फटीग एक तरह की मानसिक थकावट है जो तब आती है जब आप लगातार दूसरों के दुख से जुड़कर उन्हें मदद करते रहते हैं। यह हर उस व्यक्ति को, मतलब ये किसी को भी हो सकती है, मतलब हर उस व्यक्ति को हो सकती है जो मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रूप से दूसरों के दर्द को सहता है। इसे समझना और इसे बचाना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर तरीके से मदद कर सकें। मतलब कंपैशन फटीग ना हो, कंपैशन बना रहे, इसके लिए हमें इसे बचाने की ज़रूरत है। तो कैसे बचाएं इसको, सवाल तो यही है कि कैसे बचाएं। सबसे बड़ी चीज़, और अपने असली जीवन में कैसे बचें इन सबसे, कंपैशन फटीग से। पहला तो ये, खुद के लिए समय निकालें, टाइम अपने लिए निकालें, परिवार और दोस्तों के साथ बात करते रहें, अपनी भावनाओं को समझें, स्वीकार करें, लिखते रहें, डायरी करने की आदत बनाएं, प्रोफेशनल मदद ले अगर ज़रूरत हो, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है। कंपैशन फटीग से बचना है तो पहले तो खुद के लिए टाइम निकालेंगे तभी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, तो ये ज़रूरी है। तो ये था कंपैशन। कंपैशन फटीग समझ में आ गया, कंपैशन समझ में आ गया, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट देख लिए, सब सुन लिए। अब हमको ये समझना है टॉलरेंस क्या है, यानी सहिष्णुता क्या होती है।
ठीक है, स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ स्क्रीन ऊपर करते जा रहा हूँ। तो सहिष्णुता क्या है? ठीक है, आसान भाषा में देखिए, टॉलरेंस यानी विचारों, विश्वासों, धर्मों, भाषाओं, आदतों और व्यवहारों में भिन्नता को स्वीकार करना है और दूसरों की भावनाओं या स्वतंत्रताओं का सम्मान करना, भले ही वे हमारी सोच से अलग ही क्यों ना हो। ये होता है टॉलरेंस, सहिष्णुता। ठीक है, मतलब बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, लोगों के धर्म है, बहुत सारे भाषाएं बहुत सारी हैं, लोगों की आदतें अलग अलग हैं, उनके बिहेवियर अलग है, बहुत सारे विभिन्नता है। तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या होगा, तो हम दूसरों की भावनाओं, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, भले वो हमारे सोच से मिले ना मिले, लेकिन पूरे खुले दिल से सम्मान करिए, क्योंकि आपका भी तो कुछ विचार होगा ना। तो सहिष्णुता, टॉलरेंस के दो अर्थ होते हैं, एक नैरो मीनिंग होता है, ब्रॉडर मीनिंग होता है। नैरो मीनिंग को हिंदी में संकुचित संकुचित अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो नैरो मीनिंग का मतलब ये है कि जब कोई, मतलब टॉलरेंस का नैरो मीनिंग का मतलब ये है, नैरो मीनिंग में, कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों को सहता है, यानी वह अंदर से असहमत होते हुए भी चुप रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वो ऐसा बोले कि कोई ऐसा बोल दे कि मैं तुम्हारे धर्म से सहमत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उस धर्म को मानने की आज़ादी दूंगा। तो ये क्या है, ये एक मौन स्वीकृति है। ठीक है, पैसिव एक्सेप्टेंस है ये, कि मैं तुम्हारे धर्म से सहमत भले नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस धर्म को मानने की आज़ादी देता हूँ। तो ये मौन स्वीकृति है। ठीक है, मतलब सहता है वो। ब्रॉडर मीनिंग क्या है इसमें, देखिए, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति खुले मन से दूसरे के विचारों, विश्वासों और व्यवहारों को समझने लगे और उनसे सीखने की कोशिश करता है, तो इसे कहते हैं कि सकारात्मक सहिष्णुता है, पॉजिटिव टॉलरेंस है, जहाँ विविधता को अपनाया जाता है। तो ब्रॉडर मीनिंग यानी पॉजिटिव टॉलरेंस से क्या होगा, समाज में शांति, समरसता और लोकतंत्र को मजबूत करेगा ये। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ब्रॉडर मीनिंग में सेंस लेना है। पहला वाला क्या है, नैरो मीनिंग में, कि मान नहीं रहा है लेकिन सह रहा है, बस बोल हाँ ठीक है चलिए हम तुमको आज़ादी देते, अगर मौका मिलेगा, अगर इसको ना कि इनको साफ कर दो, साफ करने पे मूड में आ जाएगा, हटा ही दो सब। ठीक है, तो 2020 में द हिंदू में एक खबर छपती है कि कोविड-19 के समय जब मुस्लिम समुदाय को लेकर नफरत फैलाई गई थी, आपने देखा था ना कि उस समय कहते मुसलमान जो है का जो फेक फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था कि मुसलमान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोविड फैला रहे हैं। तो उसी समय द हिंदू में खबर छपी कि कोविड-19 के समय जब मुस्लिम समुदाय को लेकर नफरत फैलाई गई थी, तब सिविल सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट ने टॉलरेंस और जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस में सीएए का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस समय बोला जा रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है कि सीएए कानून के दौरान अलग अलग विचार रखने वालों के बीच जब संघर्ष बढ़ा, तब अखबारों में टॉलरेंस फॉर डिसेंट की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसका मतलब ये है कि विरोध के अधिकार को भी सहन करने की आदत होनी चाहिए। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको सहने की आदत, जब तक वो वायलेंट ना हो जाए। शांतिपूर्ण से रूप से विरोध कर रहा है तो उसका अधिकार है, उसको तो करने देना है। वैसे ही एक बारी नॉर्वे में विवाद हुआ था कार्टून को लेकर। हुआ क्या था कि इस्लाम के पैगंबर के कार्टून को लेकर दुनिया में विवाद हो गया, कार्टून बना दिया गया था कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, नॉर्वे सरकार और मीडिया ने टॉलरेंस को बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक भावनाओं दोनों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की थी। सब कुछ टॉलरेंस से हो रहा है, सहिष्णुता से। और टॉलरेंस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अपनी अपनी राय भी दी है, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी का कहना था कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि हर धर्म में सत्य और प्रेम की झलक होती है। तो ये टॉलरेंस का ही तो रिफ्लेक्शन है कि महात्मा गांधी जो है टॉलरेंस मानते थे। नेल्सन मंडेला का क्या कहना था, उनका कहना था कि उन्होंने रंग भेद झेलने के बाद भी श्वेतों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और शांति की राह चुनी। और सभी जानते 27 साल तक जेल में थे वो। बुद्ध के क्या विचार थे कि सभी विचारों और मतों को सुनकर करुणा से उत्तर देते थे, बहुत ही पोलाइट होकर उत्तर देते थे। उनके ऊपर कोई चिल्लाया हो, आपको याद होगा ना कि एक बुद्ध को एक आदमी गाली दे रहा था, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तो बुद्ध ने क्या बोला कि वो जो बोल रहा है वो मुझे, मतलब मुझे तो नहीं दिया, मैंने तो लिया नहीं, जब मैंने लिया ही नहीं तो उसने मुझे दिया ही नहीं। ऐसा सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन है, हर जगह ये
कोट किया जाता है, तो वो टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान में सभी धर्मों और जातियों के लिए समानता की बात की थी, जो सहिष्णुता की नींव है टॉलरेंस की। देखिए किताबों के जरिए भी ये बताया गया है टॉलरेंस के लिए। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है, जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। उसमें इंदिरा गांधी जी उनकी बेटी हैं, तो नेहरू जी अपने इंदिरा गांधी जी को लिख रहे हैं कि दुनिया के सभी विचारों को समझो, उनको एडवाइस कर रहे हैं कि दुनिया के सभी विचारों को समझो, उनके प्रति सम्मान रखो और अपने विवेक से रास्ता चुनो। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, सभी विचारों को समझो, उनके प्रति सम्मान रखो, ये टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। और आप यूनेस्को को लीजिए, यूनेस्को का डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन टॉलरेंस 1995 में आया था। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, ये बोल रहे हैं कि टॉलरेंस इज नॉट इंडल्जेंस और इंडिफरेंसेस, इट इज़ द रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ अ रिच वेराइटी ऑफ आवर वर्ल्ड कल्चर्स। समझ में आ ही रहा होगा कि विविधता का सम्मान करने की बात कर रहे हैं ये लोग भी, जो कि डिक्लेरेशन है पूरी की पूरी। एक फिल्म है, मैं फिल्म यूनेस्को और इन सब के कोटेशन के लेकर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जब आंसर लिखें, जब आंसर लिखा जाए तो डाइवर्स आंसर हो, ये ना हो कि एक आयामी लिखा हो। जब आप फिल्म के नाम, कोटेशन, ये सारी चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़, ये यूनेस्को का डिक्लेरेशन, ये सब लिखेंगे ना, तो परीक्षक ये जान समझेगा कि इसने विषय को बहुत ही ब्रॉडर स्तर पे पढ़ा है, ब्रॉडर लेवल पे पढ़ा है। ये नहीं कि बहुत ही बस ये आंसर लिखने के मूड में आए हैं, बस लिख के छोटी छोटी चीज़ें सब पढ़ के निकल गया। आपकी लिखावट में पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। किसी भी विषय को चौमुखी तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिल्मों से, कोटेशन से, किताबों से, किसी ने क्या क्या बोला है उन सब से, पश्चिम दर्शन, अब भारतीय दर्शन, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो एक फिल्म है माय नेम इज़ खान, शाहरुख खान की है। तो इस फिल्म में शाहरुख खान का किरदार एक मुस्लिम होते हुए भी, क्या हुआ था कि उस समय 9/11 का जो है जब ब्लास्ट हुआ था, अटैक हुआ था, तो उस वक्त ये माहौल फैला हुआ था, मुसलमानों के प्रति घृणा भाव फैल गया था पूरे मुसलमानों के खिलाफ। तो इस फिल्म में शाहरुख खान का किरदार एक मुस्लिम था, मुस्लिम किरदार में थे वो। तो ये दिखाया गया कि अमेरिका में 9/11 के बाद फैले घृणा माहौल में सहिष्णुता, प्रेम और सच्चाई से लड़ता है ये किरदार, ये दिखाता है इसमें। लास्ट में बराक ओबामा का भी सीन है, लेकिन बराक ओबामा वो ओरिजिनल वाले नहीं रहते, उनका कैसे तो प्रतीकात्मक रूप से वो बॉडी डबल किए होते हैं, वो दिखाता है। तो महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं इसमें, अब ये असहिष्णुता के बारे में बोल रहे हैं कि क्या प्रभाव होगा असहिष्णुता का। तो ये बोल रहे हैं कि इनटॉलरेंस इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द ग्रोथ ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट, यानी असहिष्णुता भी हिंसा का एक रूप है और लोकतंत्र की आत्मा के लिए बाधा है। असहिष्णुता, सहिष्णुता नहीं, असहिष्णुता के बारे में बोल। दलाई लामा क्या बोल रहे हैं, इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, तो सारांश समराइज करेंगे तो ये बोलेंगे कि टॉलरेंस क्या है, दूसरों के मत, विश्वास और अस्तित्व का सम्मान करना टॉलरेंस है। नैरो मीनिंग क्या है इसका, बस टॉलरेंस को सहन करना, यानी बस सहन करना किसी चीज़ को। और ब्रॉडर मीनिंग क्या है, खुले मन से स्वीकार करना टॉलरेंस को। क्यों ज़रूरी है, लोकतंत्र, शांति, बहुलवाद और विविधता के लिए ज़रूरी है टॉलरेंस। कहाँ काम आएगा, आपके स्कूल में, ऑफिस में, परिवार में, राजनीति में, प्रशासन में, समाज में, हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हमको समझना है कि टॉलरेंस इन इंडिया मतलब अब हम टॉलरेंस इन इंडिया को संविधान, धर्म दर्शन, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, पाश्चात्य विचारकों और बहुसांस्कृतिक समाज यानी मल्टीकल्चरलिज्म के संदर्भ में समझेंगे। पहला तो भारतीय संविधान और सहिष्णुता, टॉलरेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्य अनुच्छेद जो सहिष्णुता को मजबूती देते हैं, हमको ये समझना है। कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है, आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो उसमें आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, क्या बोलता है, सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता होनी चाहिए, मतलब सब बराबर है। तो क्या है, सहिष्णुता ही है। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, क्या है, टॉलरेंस। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किस चीज़ की आज़ादी दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है,
क्या है ये? टॉलरेंस। आर्टिकल 29 से 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। क्या किया जा रहा है? सहिष्णुता के साथ दिया जा रहा है इनको ये अधिकार। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता का प्रयास किया जाएगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबके लिए नियम, लेकिन सहिष्णुता के साथ विविधता का सम्मान किया जाएगा। ये क्या है? टॉलरेंस है। एक केस है, एसआर बोमई का केस है, सुप्रीम कोर्ट में चला था 1994 में। ठीक है, ये क्या केस क्या था? केस नहीं समझा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा क्या था। ये केस धर्म निरपेक्षता और सहिष्णुता का आधार बन गया था एक बार। तो उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल संरचना है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है कि सरकार को जो है सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का तो मामला यही कि अब इसको बदल नहीं सकते आप। तो ये सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है? ये टॉलरेंस का एग्जाम्पल्स हैं। अब भारतीय दर्शन में कहाँ कहाँ टॉलरेंस सहिष्णुता को प्रमोट किया गया है, वेद और उपनिषद में हम देखेंगे। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एकम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये ऋग्वेद में लिखा है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरीक़ों से समझते हैं। ठीक है, यानी सत्य एक ही है, यानी अगर आप बोल रहे कि ईश्वर अल्लाह जो सब एक ही हैं, लेकिन अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये विविधता की विचारों की सहिष्णुता को दर्शाता है। ठीक है, उपनिषद में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, हर जीव में ब्रह्म है। तो इस विचार से दूसरों का सम्मान करना और सहनशील होना सिखाया गया है। ठीक है, जैन दर्शन में एक सद्भाव का कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखने का सिद्धांत माना जाता है। इसको, यह सहिष्णुता का गहरा दर्शन है। कैसे? सद्भाव का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल देखा होगा, एक हाथी है और 7 अंधे हैं। वो कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई पेट चला रहा है, कोई उनका सूंड कहते हैं ना, उसका हाथी का आगे का जो उठाते हैं सूंड बोलते हैं उसको, तो उसको छू रहे हैं। और अलग अलग राय बोल रहे हैं कि ये तो दीवार है, ये तो पत्थर है, तो ये है वो। ठीक है, हाथी एक ही है, लेकिन लोगों की व्याख्याएं अलग अलग हैं। तो वही बोल रहा है कि सत्य एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण लोगों के बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये भी सहिष्णुता का एग्जाम्पल है। अब ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं, ऐतिहासिक व्यक्तियों ने सहिष्णुता के बारे में क्या बोला? जैसे महात्मा गांधी ने, वो बोलते हैं कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खुद उपवास किया भी था। आपको याद है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, तो उसके लिए उन्होंने उपवास किया था। तो सहिष्णुता का एग्जाम्पल है। सम्राट अशोक की धम्म की नीति, युद्ध के बाद उन्होंने करुणा, धार्मिक सहिष्णुता और सभी संप्रदायों के लिए आदर की नीति अपनाई। कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था? उन्होंने वॉर की नीति छोड़ के धम्म नीति अपना ली। अकबर, मुगल बादशाह अकबर, सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी सभी धर्मों को बराबरी से देखना, और इबादत खाना भी खोला। इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाकर चर्चा करते थे वो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान आधारित सोच को बढ़ावा दिया था। तो ये सब टॉलरेंस के एग्जाम्पल है। अब देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन में टॉलरेंस को कैसे समझाया गया है। यूनानी दर्शन है एक, स्टोइक्स। ठीक है, यूनानी दर्शन में बोला यह गया है कि सभी मनुष्यों में आत्मा समान है। अब ये बोल रहे हैं कि सभी मनुष्यों में आत्मा समान है, तो इसलिए हर इंसान जो है समान है और सहिष्णुता जरूरी है। जब सब कोई समान है, सब में आत्मा है, आत्मा मतलब ईश्वर मान लेते हैं इनको कि आत्मा मतलब ईश्वर है इनके अंदर, तो सहिष्णु रहना चाहिए। और सुकरात क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये उनका बहुत ही फेमस लाइन है, इसको समझना ज़रूरी है। तो उन्होंने अलग अलग सोच रखने वाले को भी सुना, तो ये सहिष्णुता है। सुकरात क्यों बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। मेरा ये भी एक व्याख्या है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, जब मैं कुछ नहीं जानता तो मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं खाली बर्तन हूँ, तो खाली बर्तन हूँ तो मुझ में कुछ भी रखिए, अब समोसा, अंगूर, कुछ भी रखिए, तो कोई भी विचार लेके रखिए आप, समाजवाद, साम्यवाद, माओवाद, जितने भी वाद हो गए, हर तरह के विचार, हर तरह के धर्म, हर तरह के लाके हम लिखें, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो ये सर्वधर्म समभाव को ही मानने में बिलीव करते हैं।
इसलिए ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आदमी कुछ नहीं जानेगा तो वो सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। जब पहले ही बोल देगा हाँ हाँ हमको पता है, तो जब आपको पता ही है तो हम क्यों बताएं हम आपको, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो निगलेक्ट कर देगा सारी चीज़ों को। तो सुकरात का कहना यही है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। एक नीदरलैंड के विचारक है इरेस्मस। ये नाम बहुत पहली बार आपने सुना होगा, पक्का है बोल रहा हूँ, किसी ने तो सुना होगा लेकिन पहली बार सुना है ये कुछ लोगों ने, अधिकांश लोगों ने तो पहली बार सुना इरेस्मस। इनका कहना है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की राय का सम्मान करता है। दूसरों की राय का सम्मान करने का मतलब है कि उनकी उनके थॉट को सुनेगा। जो सबकी थॉट को सुनेगा वही तो टॉलरेंस है। और थॉमस मोर का क्या कहना है कि राज्य का धर्म होना चाहिए पर साथ ही सभी धर्मों को मान्यता भी होनी चाहिए। मतलब राज्य अपना धर्म रखना चाहे तो रख ले, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान भी करे, टॉलरेंस है। जे एस मिल क्या कहते हैं कि अगर हम किसी की असहमति को नहीं सुनते तो हम सत्य की उपेक्षा करते हैं। मतलब कोई असहमत भी है, अगर कोई हम कुछ बोल रहे हैं, कोई असहमत उस बात से, और वो विरोध दर्ज कर रहा है, इसका बता रहा है कि देखिए भाई साहब, आप एक्स वाई जो बोल रहे हैं हम आपसे सहमत नहीं है, और वो उसकी अपेक्षा कर देता है, नहीं सुनता है, तो वो टॉलरेंस नहीं है। आप कुछ बोल रहे हैं तो असहमति के लिए भी तैयार रहिए। यानी असहमति को सहन करना ही प्रजातंत्र की आत्मा होती है। अगर कोई, ठीक है, जे.एस. मिल की एक किताब है, अभी बात करेंगे उस किताब पे आगे। मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसांस्कृतिकता क्या है, पहले तो ये समझ लेंगे, फिर सहिष्णुता से इनका लिंक। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है कि एक समाज में कई संस्कृतियाँ, धर्म, भाषा और जीवन शैली साथ साथ रहती है और एक दूसरे का सम्मान करते हुए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन होगा? भारत है सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आप देखिए, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, उत्तर में जाइए, दक्षिण में जाइए, इतनी सांस्कृतिकता, इतनी भाषा चेंज, इतनी विविधता आपको मिल जाएगी कि उत्तर भारत में आपको मुस्लिम त्यौहार मिलेंगे, दक्षिण भारत में ईसाई समुदाय मिलेंगे, पूर्वोत्तर में आपको बौद्ध में सभी मिलकर जो बौद्ध मिलेंगे, तो सभी मिलकर भारत की विविधता को बनाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण, एक फिल्म है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें क्या है, गांधी जी के अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांत को आज की दुनिया में दिखाने की कोशिश की गई, टॉलरेंस दिखाने की कोशिश की गई है वहाँ पे। पीके मूवी क्या है, उसमें कि अलग अलग धर्मों को लेकर जो है लोगों की धारणाओं पर सवाल उठाकर सहिष्णुता की ज़रूरत को दर्शाया कि लोग कितना यहाँ सहिष्णु हो गए हैं हमें सहिष्णु होना चाहिए। तो निष्कर्ष रूप में जब हम बोलेंगे कि सहिष्णुता की भूमिका कहाँ का है, संविधान में कहाँ है, सभी के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है सहिष्णुता। दर्शन में विविध विचारों का आदर करना। इतिहास में अशोक, गांधी, अकबर जैसे नायकों के कार्य देख लीजिए आप। पश्चिमी विचार में असहमति को स्वीकार करने की समझ दी गई, और आज का भारत विविधता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम टॉलरेंस का सहिष्णुता के व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में क्या लाभ होते हैं। मतलब कुछ लाभ भी तो होगा ना, इसका लाभ तो आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको खोलेंगे अच्छे से। टॉलरेंस इन इंडिविजुअल लाइफ, क्या लाभ है? पहला लाभ तो यही है कि आत्मिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य, आपका मेंटल हेल्थ, आज बहुत चर्चा होती है मेंटल हेल्थ की, तो आत्मिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है। तो सहिष्णु व्यक्ति जो है दूसरों की गलती या मतभेद को दिल से नहीं लगाता है, तनाव कम होता है इससे, संबंध बेहतर होते हैं, परिवार, मित्र, पड़ोसी के साथ रिश्ता टिकाऊ होता है आपका, सीखने की क्षमता बढ़ती है। आप लोग जब आप अलग राय को भी सुनते हैं तो आपकी सोच गहरी हो जाती है। ठीक है, दलाई लामा की एक बुक है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो दलाई लामा क्या कहते हैं कि सच्ची खुशी जो है सहनशीलता और करुणा में, यानी टॉलरेंस और कंपैशन में। और मूवी तारे ज़मीन पर ईशान के टीचर ने उसकी सीखने की कमज़ोरी को सहिष्णुता से समझा था, न कि गुस्से से। ये भी एग्जाम्पल है। हिंदू धर्म में गीता में लिखा है समदर्शी सर्वभूतेषु, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है भगवद गीता में, अगर जिन्होंने पढ़ी हो ध्यान से। समदर्शी सर्वभूतेषु, इसका मतलब ये है कि जो सबको समान देखे वही ज्ञानी है, इक्वली ट्रीट करना सबको, समदर्शी सर्वभूतेषु, ये बोला जा रहा है। अब सामाजिक जीवन में सहिष्णुता के क्या लाभ है सोशल लाइफ में?
पहला लाभ तो यह है कि शांति और भाईचारा बढ़ता है। विविध धर्म, जाति, भाषा के लोग एक साथ रह सकते हैं। हिंसा और टकराव में कमी आती है, हिंसा नहीं होता, वायलेंट नहीं होते लोग। असहमति को शांतिपूर्वक संभालने की ताकत मिलती है। संस्कृति की विविधता का सम्मान होता है। त्यौहार, खान पान, वेशभूषा सबको अपनाने की समझ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2024 में द हिंदू में एक खबर छपती है कि केरला का जो लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं उसमें 40 देशों के लेखकों की उपस्थिति थी। सभी धर्मों और सभी विचारधाराओं को खुले दिल से स्वागत किया गया था। केरला में ये सब होता है, तभी आप सुन रहे होंगे द हिंदू में आज कुछ नया पढ़ रहे होंगे कि केरला जो है एक्सट्रीम पावर्टी रिडक्शन कर चुका है, ये पढ़ रहे होंगे आप। तो केरला लिटरेचर फेस्टिवल में 40 देशों के लेखक आए थे वहाँ पे। मूवी माय नेम इज़ खान, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के माहौल में भी एक व्यक्ति जो है रिजवान ने प्रेम और सहिष्णुता के से जो समाज का दिल जीतने की कोशिश करी थी, ये बोला जा रहा है। तो इस्लाम धर्म क्या कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म, ये कुरान का 109:6 में लिखा हुआ है। सिख धर्म क्या कहता है, मानव एक है भले ही धर्म अनेक हो, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। ईसाई धर्म क्या है, में क्या लिखा है कि अपने पड़ोसी से भी वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, तो बाइबल में लिखा हुआ है। टॉलरेंस का एग्जाम्पल है सब। प्रशासनिक जीवन में सहिष्णुता के क्या लाभ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, तो यहाँ पे जेएस मिल का विचार काफ़ी प्रासंगिक होगा। जैसे उनका क्या था कि अगर आप असहमति को सहन नहीं करते हैं तो आप सत्य तक पहुँचने के लिए हर रास्ते बंद कर देते हैं, उनका ये कहना है। यानी प्रशासन को जो है खुले विचारों का मंच बनना चाहिए, न कि एक तरफा निर्णय लेने का। तो इससे लाभ क्या होगा अगर ये जेएस मिल की बात को अप्लाई करते हैं तो समान कानून और न्याय, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय पा सकते हैं सभी लोग, और विविधता में नीति निर्माण होगा, जैसे अल्पसंख्यकों, महिलाओं, LGBTQ+ सभी के हित में निर्णय लिए जा सकते हैं। लोकतंत्र में मजबूती होती है, विरोध को भी सम्मान देने से जनता का भरोसा बना रहता है। ठीक है, अब यूनेस्को की रिपोर्ट आती है 2023 में एक, ये भी टॉलरेंस से जुड़ा हुआ है। स्वीडन ने स्कूल में रिलीजियस टॉलरेंस करिकुलम लागू किया है, स्वीडन में, जिससे बच्चों में सहिष्णुता और समावेशिता की समझ बढ़ी है। ठीक है, अब कुछ पर्सनालिटीज़ को भी ले लीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर धर्म के वैज्ञानिकों को जो जैसे DRDO और इसरो में समान सम्मान दिया था, मतलब इक्वली ट्रीट करते थे सबको। अब आते हैं जेएस मिल की उस बुक के बारे में, लिखा है ऑन लिबर्टी, बुक का नाम है ऑन लिबर्टी। ठीक है, बहुत पुरानी बुक है, बहुत पुरानी बुक। उस बुक का क्रक्स बताता हूँ मैं एक लाइन में। उस बुक में जेएस मिल ने ये बताया, जो सरकार आलोचना से डरती है वो खुद को नष्ट कर देती है। समझ रहे हैं? और आज के टाइम देख रहे होंगे ना कि 10-15 साल से क्या चल रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आलोचना से डर रही है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कुछ, तो क्या होगा अंत में, खुद को नष्ट कर देगी, खुद को नष्ट कर देगी। एक समय के बाद जनता का भरोसा टूट जाएगा, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। तो जो सरकार आलोचना से डरेगी वो खुद को नष्ट कर लेगी। वो ऑन लिबर्टी जेएस मिल की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब टॉलरेंस का एनालिटिकल पार्ट हमको समझना है, विश्लेषणात्मक पक्ष। पहला विश्लेषण तो यही है कि मानव स्वभाव की विविधता को स्वीकार करना एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक है, बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी हर व्यक्ति अलग सोच, धर्म, जाति, आदत, भाषा और मानसिकता लेकर पैदा होता है। टॉलरेंस यह मानने की प्रक्रिया है कि भिन्नता गलत नहीं होती है, यह एक मूल्य आधारित सोच है, न कि केवल सहन करने की स्थिति। ये एनालिसिस है उसका। 2024 में द हिंदू में खबर छपती है कि बेंगलुरु में भाषा को लेकर झगड़े बढ़े क्योंकि लोग विविधता को समस्या मान बैठे थे, समाधान नहीं। डाइवर्सिटी सॉल्यूशन है, वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम मान लिए तो उनको दिक्कत हो गई, तो झगड़ा हो गया। दूसरा है ना विश्लेषणात्मक पक्ष ये है कि टॉलरेंस लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव है। ठीक है, तो अगर हम असहमति को बर्दाश्त नहीं करते तो लोकतांत्रिक संवाद और नीति निर्माण रुक जाता है। तो जेएस मिल का तर्क है कि सत्य पर एकाधिकार नहीं है, इसलिए असहमति जरूरी है। आपने सत्य बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जो आपने बोल दिया वो सही है। अब विरोध तो दर्ज कराएंगे लोग,
उनको सुनिए। तो SR बोमई वाला केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का सहिष्णु होना है। ये बार बार आप कोट करते रहेंगे। तो टॉलरेंस और पावर यानी सत्ता के बीच जो तनाव होता है, जहाँ सत्ता केंद्रित होती है, अथॉरिटी अथॉरिटेरियन रिजीम्स होता है, यानी जब सत्ता केंद्रित होती है वहाँ सहिष्णुता कम और दमन अधिक होता है। समझ में? जहाँ पे राज्य को बहुत ज़्यादा ताकत दी जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत, सब कुछ केंद्रीकृत किया जाए, तो वहाँ सहिष्णुता कम होती है। लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो लागू कर देंगे कि हमको पसंद है, इस्तेमाल करो। तो सत्ता केंद्रित होती है तो वहाँ सहिष्णुता कम और दमन अधिक होता है। और लोकतांत्रिक या सह निर्माण आधारित शासन व्यवस्था में टॉलरेंस फलता होता है, यानी डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए। घर में भी डेमोक्रेटिक माहौल रखना चाहिए, केवल देश में ही क्यों, क्योंकि घरों में डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप होगा तभी तो बाहर वो दिखेगा। घर में सभी से कुछ करना है, कुछ बड़ा चीज़ करना है, चाहे कुछ बदलाव करने वाले हैं घर के अंदर, तो सबसे पूछिए। हो सकता है कोई असहमत हो, क्यों असहमत है उसकी सहमति पूछिए, आइडिया लीजिए। तो ये डेमोक्रेटिक माहौल होता है घर का। और कोई एक बोले कि हम सुप्रीम हैं, जो हम बोलेंगे वो होगा, तो फिर घर का माहौल ख़राब होता है, फिर लड़ाई होती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, लड़ाई झगड़े, घर में तनाव हो, ये कोई आश्चर्य की बात है नहीं, होना ही है। जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था में क्या होता है, घर में पिता जो है, सभी घरों में पिता को सुप्रीम माना जाता है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक टाइप का पिता होता है वो सबसे पूछता है। जो लंपट मूर्ख टाइप का होता है, क्या बोलता है, हमारे पास आइए, तो मूर्ख है, झगड़ा होना ही है। उदाहरण के लिए चाइना में जो धार्मिक असहिष्णुता की खबरें आती हैं, 2023 में इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, तो वहाँ वहीं जो है न्यूजीलैंड की PM जो है जेसिना अर्डन ने कंपैशन बेस्ड पॉलिटिक्स अपनाई। मतलब न्यूजीलैंड और चाइना में कितना अंतर है। चाइना जो है बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन न्यूजीलैंड उतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है, लेकिन निर्णयन क्षमता देखिए, डिसीजन लेने की क्षमता जेसिना अर्डन में वो दिखता है। और वहाँ के जो चाइना का मामला है थोड़ा गड़बड़ है, जो लीडरशिप वाले लोग हैं। चौथी बात क्या है, सहिष्णुता और नैतिक निर्णय क्षमता, यानी एथिकल डिसीजन मेकिंग। टॉलरेंस जो है हमें मूल्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। हम सवाल पूछते हैं, भिन्नता को जगह देते हैं, पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। पांचवी बात, टॉलरेंस का साइकोलॉजिकल आयाम एस्पेक्ट भी है। जिन लोगों में लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होता है वे मतभेद झेल नहीं पाते हैं। मतलब टॉलरेंस झेलने की शक्ति नहीं होती, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बोलते हैं उसको। तो सहिष्णुता मानसिक लचीलापन से जुड़ी होती है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें कॉग्निटिव एम्पैथी की बड़ी भूमिका होती है, यानी दूसरों की सोच को समझना भी चाहिए। तो लगे रहो मुन्ना भाई मूवी में क्या था, गांधी जी की बात सुनने के बाद मुन्ना भाई समाज के मतभेदों को समझने लगता है। यही कॉग्निटिव चेंज है, कॉग्निटिव चेंज माइंड का। मुन्ना भाई क्या रहता है उसमें, गुंडा, कुछ नहीं सुनता, तो पहले उसको कुछ खराब लगा तो पीट देता था, लेकिन जब गांधी जी को सुनने लगा तो वो उनकी बातों को ध्यान से सुनना समझना, तो लोगों को सुनता भी है बैठ के। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इंडिविजुअल लाइफ में टॉलरेंस की कमी से नुकसान क्या होता है। देखिए, इंडिविजुअल लाइफ, आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर टॉलरेंस नहीं होता है, उसकी कमी होती है, तो क्या नुकसान होगा। आपको जल्दी गुस्सा आएगा, संबंध टूट जाएंगे, मानसिक तनाव होगा, अकेलापन होगा, और आपके सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्म विकास में बाधा होगी। कबीर सिंह का एग्जांपल याद है, कबीर सिंह मूवी याद है आपको, शाहिद कपूर वाली। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि सहिष्णुता की कमी से उसको गुस्सा आता है, आत्मविनाश, उसका जो गुस्सा है आत्मविनाश में बदल जाता है, खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। उसका करियर, उसके रिलेशनशिप, उसका जो आत्मसम्मान है, सब खो जाता है। वो टॉलरेंस नहीं रहता है, सहिष्णु नहीं रहता है। कबीर सिंह का एग्जाम्पल, कबीर सिंह मूवी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसके लिए। कुछ साइकोलॉजी पे रिसर्च भी हुए हैं। इसमें क्या है, बताया गया है, साइकोलॉजी के रिसर्च में बताया गया कि लो टॉलरेंस वाले लोगों में डिप्रेशन, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पाया गया है। ये कहाँ छपा था, जर्नल ऑफ बिहेवियरल थेरेपी 2019, इस नाम से टाइप करेंगे मिल जाएगा। और भगवत गीता का अध्याय 2 है और श्लोक 14वां है। उसमें क्या बोला जा रहा है कि सुख दुख को सहना सीखो, यही धैर्य है। पेशेंस के बारे में बता रहे हैं।
अब सामाजिक जीवन में अगर टॉलरेंस की कमी होगी तो क्या नुकसान होगा? सांप्रदायिक तनाव, दंगे, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ेंगे, असुरक्षा और डर का माहौल होगा, सामाजिक सद्भाव की कमी होगी, ये सारी चीज़ें हुई। दिल्ली में जो है हेट स्पीच से सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ था, ऐसे कानून और शांति व्यवस्था पर असर पड़ा। 2023 में द हिंदू में ये छपा था। और आपने देखा होगा बीबीसी में बीबीसी का न्यूज़ था 2020 में कि अमेरिका में जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई के बाद जो है नस्ली असहिष्णुता से ब्लैक लिव्स मैटर वाले आंदोलन भड़का था। वो देखा था ना न्यूज़ में कि ऐसे गर्दन से ऐसे दबा दिया था उसको, तो वो कह रहा था आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो पुलिस वाले ने किया था। तो ये ब्लैक लिव्स मैटर का आंदोलन भड़का था उस वक्त। इस्लाम में हदीस में लिखा है कि जिसने किसी मानव को जो है अनायास ही तंग किया, सताया, तो वो संपूर्ण मानवता के खिलाफ है। अगर कोई अनायास ही किसी व्यक्ति को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये बोला जाता है कि मानवता के खिलाफ है, संपूर्ण मानवता के खिलाफ है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? सब में जोत जोत है सोई, सब में जोत जोत है सोई, ये बोला जा रहा है, लिखा है। मतलब ये है कि सभी में एक ही प्रकाश है, सत्य एक ही है, एक ही प्रकाश है उसमें, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। अब प्रशासनिक जीवन में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में अगर टॉलरेंस की कमी होगी तो उससे क्या नुकसान होगा? पहला तो ये होगा कि तानाशाही रवैया बनेगा, नीतियों में भेदभाव होंगे, अल्पसंख्यकों कमजोर तबकों का दमन होगा, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगेंगी। ठीक है, तो जेएस मिल का विचार ऑन लिबर्टी वाली बुक से क्या होगा कि यदि सत्ता भिन्न मत को सहन नहीं करती तो लोकतंत्र नहीं रह जाता, केवल एक भीड़ तंत्र बन के रह जाता है। ठीक है, एसआर बोमई वॉज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, धर्म आधारित असहिष्णुता की वजह से सरकारें बर्खास्त हो गई थी इस वक्त। तो कोर्ट ने कहा कि राज्यों को धर्मनिरपेक्ष रहना होगा और सहिष्णुता बनाए रखनी होगी। आप ये मूवी में देखे होंगे, आर्टिकल 15 एक मूवी है जिसमें जातिगत असहिष्णुता दिखाई गई है, मतलब सामाजिक विद्रोह दिखाया गया, पुलिस व्यवस्था पर सवाल है इसमें। स्वदेश मूवी देखिए, उसमें विचारों की असहिष्णुता है, विदेश में रहकर जो है भारत की जड़ें उससे कटाव है लोगों का। हैदर मूवी याद करिए, हैदर मूवी में क्या था? राजनीतिक असहिष्णुता था, कश्मीर के संघर्ष और अस्थिरता को दिखाया गया था उसमें। मतलब इंटॉलरेंस अगर असहिष्णुता है तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बनेंगी, दिखेंगी। अब अमेरिका के एक नेता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका कहना ये है कि इनटॉलरेंस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर असहिष्णुता कहीं है तो न्याय के लिए खतरा है कहीं भी। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक क्या बोल रहा है कि युद्ध के बाद उन्होंने सहिष्णुता को अपनाया क्योंकि असहिष्णुता ने उन्हें आत्मग्लानि में डुबो दिया। लाशें ही लाशें देखी थी कलिंग युद्ध के बाद, आपको पता होगा, इतिहास किसी ने पढ़ा है। महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि सत्य के बिना सहिष्णुता अधूरी है। सहिष्णुता को भी वो भी मान रहे हैं कि है, होना चाहिए। तो सहिष्णुता की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ टॉलरेंस। तो नेचर ऑफ टॉलरेंस का ये है कि यह केवल एक भावना नहीं है, टॉलरेंस एक केवल भावना नहीं है बल्कि समझने, सहने, विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया देने की क्षमता है, एक कैपेसिटी है। तो यह व्यक्ति और समाज दोनों में भीतर से विकसित होने वाला एक नैतिक मूल्य है। टॉलरेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर अंडर प्रेशर। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि टॉलरेंस का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, किन किन चीज़ों से होता है। पहला तो ये है कि फैमिली और पेरेंटिंग से होता है, यानी माता पिता का व्यवहार कैसा है, भेदभाव या खुलेपन से बच्चे की सहिष्णुता बनती है या टूटती है। अगर माँ बाप सहिष्णु है तो बच्चा भी सहिष्णु होगा, अगर वो चौपट किस्म के हैं तो बच्चा भी चौपट हो जाएगा, क्योंकि देखेगा उन्हीं को ना एजुकेशन से। और अगर ये पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस उसका इंक्लूसिव है, समानता के विचार को एक्सेप्ट करते हैं एजुकेशन में, तो सहिष्णु बनेगा, नहीं तो चौपट बनेगा। हाँ, मैं चौपट शब्द ही बोलूँ, चौपट ही बनेगा। रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थॉट कैसे हैं, जैसे जैनिज़्म में सयादवाद है, हिंदुज़म में
वसुधैव कुटुंबकम है, सूफिज़्म आदि सहिष्णुता सिखाते हैं। अगर इन सब सारे धर्मों से इन्फ्लुएंस्ड है वो, ठीक है, तो सहिष्णु बनेगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी टॉलरेंस बनाने में काफ़ी भूमिका निभाती है। जैसे लोकतंत्र में डिसेंट और प्लूरलिज्म को स्वीकार करना सहिष्णुता को पुष्ट करता है। मतलब डाइवर्सिटी को अपनाना, हर तरीके के धर्मों जाति को प्रेम देना, असहमति को भी सहन करना नहीं मतलब एक्सेप्ट करना। मीडिया और नैरेटिव्स, नफरत या प्रेम फैलाने वाली मीडिया लोगों की सहिष्णुता को आकार देते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कुछ समय माता पिता के साथ रहते हैं, आप कुछ समय स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, आप कुछ समय जो है टीवी के सामने बैठते हैं, कुछ समय सोशल मीडिया के सामने बैठते हैं, तो हर चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है। तो आप कितने टॉलरेट हैं ये तय हो जाता है इन सब चीज़ों से, इन सब से फॉर्म होता है। तो असहिष्णुता के अभाव से क्या होगा? वही जो शुरू में पढ़ाया था, व्हाट हैपेंस इफ टॉलरेंस इज मिसिंग। मानसिक तनाव, व्यक्तिगत स्तर पे मानसिक तनाव होगा, अकेलापन होगा, हिंसक हो जाएंगे आप। सामाजिक तौर पे क्या होगा? सांप्रदायिक दंगे होंगे, ध्रुवीकरण होगा, असुरक्षा फैलेगा। और प्रशासनिक लाइफ में क्या होगा? भेदभावपूर्ण नीति, अल्पसंख्यकों का दमन करेंगे, तानाशाही मानसिकता बनेगा। तो जेएस मिल का इसी पे कहना था कि इफ़ यू सप्रेस डिसेंटिंग ओपिनियंस यू सप्रेस द ट्रूथ इटसेल्फ, ये बोलते थे। ऑन लिबर्टी बुक पढ़ेंगे, बहुत शानदार किताब है वो, बहुत मोटी किताब नहीं है, 200 पेज की है, 4 दिन में पढ़ लेंगे। अगर 3-3 घंटे भी निकालेंगे, 50-50 पेज पढ़ेंगे, 4 दिन में हो जाएगा। तो टॉलरेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, मेंटल हेल्थ में होता है, मीडिया में होता है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी डिसीजन में सबको सुनना, संवैधानिक मूल्यों को पालन करना। एजुकेशन में मल्टी कल्चर क्लासरूम होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। मल्टी कल्चर क्लासरूम होने का मतलब क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर तरीके के बच्चे बैठने चाहिए। मेंटल हेल्थ, डाइवर्स ओपिनियन को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है इससे। मीडिया का क्या काम होना चाहिए? नफरत न फैलाए, जो आज बहुत कर रही है। तो एस आर बोमई का केस याद रखिएगा कि धार्मिक असहिष्णुता से सरकार को भंग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेकुलरिज्म इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड द टॉलरेंस इज इट्स सोल। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहने के बावजूद जो है रेशियल सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाया था। मतलब वो नस्ली भेदभाव से ऊपर उठे और सहिष्णुता विद्वेष को जीतने की कला है, उन्होंने दिखाया ये करके, नेल्सन मंडेला ने। तो एथिक्स GS4 के लिए सीख क्या है? जैसे ये सारी चीज़ें इतने पढ़ने के बाद, जैसे मोरल वैल्यूज़ हो गया, गवर्नेंस टूल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हो गया, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो गया, ये सब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मोरल वैल्यू में क्या है कि यह एक बुनियादी नैतिक मूल्य जो इम्पैथी, कंपैशन और इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है। गवर्नेंस टूल में नीति निर्माण में इंक्लूसिव निर्णयों की नींव होनी चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में संवाद और समाधान की कुंजी होनी चाहिए। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में हर धर्म, हर संविधान, संस्कृति में इसकी स्वीकृति है, ये सीख होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो पूरे को निष्कर्ष रूप में अगर हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि टॉलरेंस का एनालिटिकल फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि ये केवल व्यवहार नहीं बल्कि समझ, विवेक और प्रशासनिक कुशलता का केंद्र है। यह संविधान के मूल्यों, व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अखंडता के लिए अनिवार्य है, ये जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। आपको PDF व्हाट्सएप नंबर लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी, देख लीजिए।